हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग संविधान देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जो है हम लोग फंडामेंटल राइट देख चुके हैं, ठीक है, डीपीएसपी देख चुके हैं और आज हम लोग एग्जीक्यूटिव देखेंगे पार्ट 5, ठीक है। भारत का कार्यपालिका, जो संघ कार्यपालिका है वो भाग 5 में है, ठीक है। कार्यपालिका में बेसिकली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल, ये लोग आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री तथा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है सारे इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रेसिडेंट से स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है देखते हैं कि भारत में कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस तरह डिफरेंस है और यह भारत में क्यों अपनाया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में क्यों अपनाया गया है, तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फेडरल एंड यूनिटरी जो नेचर है संघ का और जो है एक एकाकी राष्ट्र का, उसमें जो है डिफरेंस देखेंगे। पहले इस सब चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 5 मिनट में हम लोग ये सब पहले देखते हैं क्या है बेसिकली, ठीक है। तो भारत जो है फॉलो कर रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसमें एक रियल पावर होगा और एक क्या होगा, नॉमिनल पावर। रियल पावर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो नॉमिनल पावर होगा वो लाइक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में इसलिए है क्योंकि वहाँ का राजा भी होता है और एक प्रधानमंत्री भी होता है, ठीक है। वो नाम मात्र का राजा है। उसी प्रकार जो है राष्ट्रपति भी भारत में नाम मात्र का है और सारा काम जो है वो प्रधानमंत्री देखता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें बहुत सारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग सब देखेंगे एक एक करके, ठीक है। भारत जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि यूएस फॉलो कर रहा है, वहाँ पर राष्ट्रपति को रियल पावर दी गई है। उसके साथ ही ब्राज़ील, रसिया और श्रीलंका में भी जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है कैबिनेट गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये जो है ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और भारत में है, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे देशों में है। तो हम देखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जहाँ राष्ट्रपति होता है जिस देश में, ठीक है, और डायरेक्ट मतलब इलेक्टेड होता है और रियल पावर इंजॉय करता है, और एक ऐसा देश जिसमें प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, और वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसलिए इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। तो दोनों में देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे मैंने बताया, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति हो गए नॉमिनल और रियल पावर किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो है सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति होता है यूएस में, ठीक है, ब्राज़ील में राष्ट्रपति होता है, रसिया में राष्ट्रपति होता है, ठीक है, इस प्रकार। और दूसरा जो है मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, यानी कि बीजेपी अगर ज़्यादा सीट लाई 273 प्लस, ठीक है, तो उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मेजॉरिटी पार्टी रूल, जिसका ज़्यादा है 50% + 1, ठीक है। और दूसरा देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड द सेपरेटली फॉर द फिक्स टर्म। तो ये राष्ट्रपति जो है अलग टर्म के लिए जो है अपॉइंट होता है, और जो है वहाँ के मिनिस्टर जो है अलग टर्म के लिए, ठीक है, वो अपॉइंट करता है। तो ये ध्यान में रखना है, सेपरेटली, उनसे कोई मतलब नहीं होता, लेजिस्लेटिव से कोई मतलब नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, लाइक यूएस। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक है। उसको जवाब देना होगा 75 आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3 के तहत, ठीक है। तो वो अपना जवाब देता है, ठीक है। और इसमें जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होना होता है, कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे लेजिस्लेटिव में से, ठीक है, यूएस में सीनेट और वहाँ पे। और फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता है, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता है, यानी कि एक पार्टी का ही व्यक्ति जो है हो सकता है मिनिस्टर्स रहें,
लेकिन इसमें नहीं है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी में नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें कोई बाहरी लोग भी मंत्री बन सकते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिसाइड करता है। इसमें जो है डुअल मेंबरशिप होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव का मेंबर होगा, ठीक है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य होगा, दूसरा वो लेजिस्लेटिव का भी सदस्य होगा। जैसे प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री होते हुए भी लोकसभा के सदस्य, तो इसे बोलते हैं डुअल मेंबरशिप, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पॉलिटिकल, ये देखते हैं, यह सिंगल मेंबरशिप होता है प्रेसिडेंशियल में, लाइक यूएस के राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ठीक है, ना सीनेट के हैं ना जो है लोअर हाउस के हैं, ठीक है, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। फिर आगे देखते हैं लीडरशिप ऑफ पीएम, जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लीडरशिप किसकी होती है, तो लीडरशिप होती है किसकी, प्रधानमंत्री की। और यहाँ पे जो है डोमिनेशन होता है किसका, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है यहाँ पे जो है विघटन हो जाता है किसका, लोअर हाउस का। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, वहाँ कोई भी डिसोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, वो अपना जवाबदेही नहीं डिसाइड करती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहा इसमें। तो हम लोग जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो देखे हैं वो प्रॉपर्टी जो है भारत में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे देखते हैं तो रीजन क्या था कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया जाएगा, तो पहला रीजन था कि फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, क्योंकि ये जो ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश ने 200 साल लगभग भारत पर राज किया और वो उसी तरह से जो है यहाँ पे एक्ट बनाते चले गए और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप कर डाले थे आज़ादी और संविधान लागू होने से पहले। तो भारत के लोग और भारत के जो प्रभुत्व वर्ग था वो उनसे परिचित था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो तो ईजिली उसको जो है भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेफरेंस टू द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूँकि जनता गरीब थी और यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा होने का चांस था सर, ठीक है, एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल बनाया गया गवर्नमेंट को कि वो जो है लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपना तय करे और वहाँ पे जवाब दे, ठीक है, ये दूसरा कारण था। तीसरा नीड टू अवॉइड द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, तो जब एक दूसरे से ही मिले हुए हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है नहीं होता उतना, जैसे कि यूएस में होता है, कोई ये राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेंगे लेकिन वो सीनेट मानेगा नहीं, तो लेकिन इंडिया में नहीं है, वही मेंबर जो है लेजिस्लेटिव के लोकसभा के बहुमत पाए लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, तो वो उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है। चौथा नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारत का जो नेचर है सोसाइटी का उसके हिसाब से भी जो है ये फिट बैठता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी फॉर द कंपैरिजन बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी नेचर ऑफ गवर्नमेंट, तो फेडरल जैसे कि इंडिया है, यूएस है, ठीक है, और यूनिटरी जैसे कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन में जो है एक ही सरकार होती है, स्टेट लेवल पे कोई सरकार नहीं होती, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया जाता है फॉर द स्टेट, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन वहाँ कोई अपना स्टेट का कोई अपना वो नहीं होता कि मतलब सब्जेक्ट डिसाइड हो या वहाँ के अलग उनको संविधान में अधिकार दिया गया हो, इलेक्शन हो, या ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इंडिया में होता है, यूएस में होता है, ठीक है, कि सेंटर भी काम करेगा और स्टेट भी काम करेगा, दोनों को सब्जेक्ट दिए होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम। दोनों जब संघ हों, ठीक है, स्टेट और राज्य दोनों एग्जिस्ट करें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं संघ। अब भारत और यूएस में डिफरेंस ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में मिल के एक देश बनाए हैं, बल्कि भारत में जो है सब लोग विलय करके एक देश बनाए हैं, ठीक है। तो भारत में जो है वैसे यूएस में भी अलग नहीं हो सकते और लेकिन इंडिया में तो कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो उन दोनों को अधिकार दिया गया। हम लोग देखते हैं अब क्या क्या इनको फेडरल सिस्टम में चीज़ें हैं और यूनिटरी जो एकाकी राष्ट्र होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फेडरल में डुअल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, एक सेंटर पे होगा एक स्टेट पे होगा। दूसरा यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल लेवल पर ही होगा। दूसरा फेडरल में देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे फेडरल में इंडिया में यूएस में यहाँ सब लिखित संविधान में क्या क्या सब्जेक्ट सेंटर को है क्या स्टेट को है, लेकिन यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट इनको मिलेगा, वैसे वहाँ है भी नहीं स्टेट, ठीक है। है स्टेट लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी पॉलिटिकल वो नहीं है बॉडी कि आप उसको रूल करोगे।
तीसरा डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है, यहाँ पावर डिसाइड है शेड्यूल 7 के अनुसार, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, और जो बचा हुआ है वो पार्लियामेंट के पास चला जाता है। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन वहाँ पे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी नो डिवीजन ऑफ पावर इन यूनिटरी सिस्टम, तो वहाँ पे जो है ब्रिटेन में कोई भी पावर डिवीजन नहीं है, जैसे कि हम बताएं। चौथा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल में होते हैं वहाँ पर सुपरमेसी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि इंडिया में सुपरमेसी किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। लेकिन यूएस में भी किसका सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ब्रिटेन में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, वो पार्लियामेंट ही सबसे ज़्यादा सुपर पावर है, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पे फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी होता है। पांचवा में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो ये होंगे फेडरल सिस्टम उसमें रिजिड होगा, क्यों, क्योंकि रिजिड नहीं करोगे तो स्टेट को अधिकार नहीं मिलेगा। स्टेट और जो सेंटर उसको अलग अलग सब्जेक्ट और रिजिड होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, विरोध होने लगता है नहीं तो। और इसमें देखते हैं यूनिटरी में, तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी होता है। जैसे फ्रांस में जो है रिजिड है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन में जो है फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो फेडरल सिस्टम होता है यहाँ इंडिपेंडेंट होता है जुडिशरी, ठीक है, जैसे कि इंडिया और यूएस में अपने से डिसीजन लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नहीं है यूनिटरी नेचर में, जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नॉट इंडिपेंडेंट, जैसे ब्रिटेन में इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेटिव होता है यहाँ पे फेडरल सिस्टम में, जो है अपने यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है। और यूएस में जो है सीनेट है एंड पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस। लेकिन यहाँ पे जो है बाई कैमरल हो भी सकता है और यूनिक कैमरल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में जो है दोनों है, यूनिक कैमरल है, लेकिन कई देशों जैसे कि फ्रांस एंड अदर कंट्रीज जो यूनिटरी नेचर ऑफ गवर्नमेंट रखते हैं वहाँ पे जो है क्या है, बाई कैमरल है, मतलब वो यूनिक कैमरल है, मतलब केवल एक ही सदन होता है, ठीक है। अदर जो यूनिटरी नेचर होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यूनिटरी मतलब केवल एक सुपर राष्ट्र होता है, उसमें स्टेट नहीं होता, ठीक है, होता है लेकिन उसको जो है पॉलिटिकल राइट नहीं मिले होते, सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होता। तो अदर यूनिटरी नेचर में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इमरजेंसी प्रोविजन होगा। तो भारत का भी नेचर जो है यूनिटरी की तरफ मिलता है, तो इसीलिए जो है हमें ध्यान रखना कि भारत जो है एकाकी की तरफ यानी यूनिटरी नेचर की तरफ भी झुकाव रखता है। तो भारत में जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी प्रोविज़न है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि सबसे हायर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे जुडिशरी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है। यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, मतलब कि जो सेंटर है वही रिक्रूट करता है यूपीएससी के थ्रू और पूरे स्टेट को जो है सौंपता है, ठीक है, कैडर बना के। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर को अपॉइंट करता है जो सेंटर है, ठीक है। तो यूनिटरी नेचर हुआ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे और भी हैं यूनिटरी नेचर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति स्टार्ट करते। तो जैसा कि हमने बताया था कि पार्ट 5 में आर्टिकल 22 से लेकर 78 तक एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई, कार्यपालिका की। इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आते हैं। और ये आर्टिकल कितना है, 52 से लेकर कितना तक, 78 तक, ठीक है। और जो है इसमें तो हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला हम राष्ट्रपति को देखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल है 52, तो ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये पहला 52 आर्टिकल अगर पूछा तो सिंपल इसमें ये है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है, 53 में कि वो जो राष्ट्रपति होगा वो इंडियन एग्जीक्यूटिव यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, ठीक है, भारतीय कार्यपालिका का हेड होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत के कार्यपालिका या भारत सरकार का हेड कौन है, तो कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे 54 देखते हैं, 54। तो 54 आर्टिकल 54 में बेसिकली इलेक्शन की बात की गई कि इनके इलेक्शन में जो है कौन कौन भाग लेंगे, ठीक है। तो इनके इलेक्शन में बेसिकली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है।
तो दोनों जो है सदन के इलेक्टेड मेंबर केवल होंगे। दूसरा, इसमें इलेक्टेड मेंबर अब होंगे स्टेट असेंबलीज के, तो ये भी ध्यान रखना है, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो एक मेंबर नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन को, वो 104 यानी कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 के तहत हटा दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ सब अब इलेक्टेड ही होते हैं। कुछ स्टेट में है जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में वैसे भी नॉमिनेट भी करते हैं, लेकिन केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है। तीसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूटीज, जहाँ जहाँ यूटीज है, यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, जैसे कि पुदुचेरी, दिल्ली, ठीक है। इसके साथ ही अभी जम्मू कश्मीर बनाया गया, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो भी भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन एमएलसी जो है, जहाँ जहाँ एमएलसी ये 6 राज्यों में भारत के हैं, वहाँ भाग नहीं लेंगे, जैसे कि यूपी बिहार में है, महाराष्ट्र कर्नाटक में है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। यहाँ पर जो सेकंड सदन होता है विधान परिषद, यहाँ के एमएलसी जो होते हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन वो जो है भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे बताने का मतलब था। ओके, आगे देखते हैं तो इनका चुनाव कैसे होता है, मैनर क्या है। तो ये आर्टिकल 55 में बताया गया है कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो है सिस्टम अलग है, ये फर्स्ट पास द पास सिस्टम नहीं है, मतलब जो ज़्यादा वोट पाए वो विजेता नहीं होता है, यहाँ पे 50% पाना होता है। तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, PRS, ठीक है। इसके साथ यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, ठीक है। तो ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसे कहते हैं हिंदी में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, इसके तहत जो है वोटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कैसे होता है कि जो अब सदस्य मैंने बताया कौन कौन वोटिंग करते हैं, तो इसमें जो है वोट कैसे डिसाइड होता है। तो विधान पहला होगा जो राज्य के सदस्य होते हैं विधानसभा के, यानी कि विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना इस प्रकार की जाती है कि किसी राज्य कि कोई राज्य जैसे यूपी, वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के एक सदस्य का मत मूल्य, मतलब एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। यूपी के कैसे, जैसे मेरे यहाँ के बावन सिंह विधायक हैं, श्री बावन सिंह, तो उनका मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो उस राज्य की पूरी जनसंख्या, यानी कि 2011 की, यहाँ पे जो है 1971 का सेंसस लिया जा रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, आगे मैं बताऊँगा। तो 1971 का जितना लोग हैं, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मान लो 403 है, और उस समय जितनी जनसंख्या होगा उससे भाग दे दो, गुणे कर दो 1/1000, तो निकल आएगा किसी राज्य के एक मेंबर यानी कि एक MLA का मत मूल्य, वोट वैल्यू, ठीक है। यहाँ वोट वैल्यू कहते हैं, तो उसका निकल आएगा। ऐसे संसद सदस्यों का भी निकलेगा मत मूल्य। तो संसद के एक सदस्य का मत मूल्य इस प्रकार निकलेगा कि सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग, तो जितने राज्य हैं उनके सबके जोड़ लो। जैसे 111 आया हमारे विधायक का, तो एक ऐसे सबका जोड़ लो जितने का आया, ठीक है। यूपी का 111 आया, अब ऐसे हर स्टेट का सबको ऐड कर लो, ठीक है। जितने सदस्य हैं उस गुणा करके सारे स्टेट का ये ऐड कर लो, उसके बाद जो है उसको भाग दे दो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो 243 मान लो किसमें है, 233 जो है उसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में, और इसमें 543 इलेक्टेड मेंबर, तो दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो निकल आएगा संसद के एक सदस्य का मत मूल्य, ठीक है। इसी तरह से वोटिंग होगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे मतगणना, ये तो वोटिंग हो गया, अब इसके बाद मतगणना कैसे होगी। तो मतगणना बेसिकली कुल वैध मतों के आधे से कम एक मत अधिक, अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। यानी कि 50% + 1 वोट होना चाहिए जीत के लिए, ठीक है। इसे बोलते हैं न्यूनतम कोटा बराबर कुल पड़े वैध मत बटे 2 + 1, ठीक है। 50% + 1 मतलब, ठीक है। यदि प्रत्याशी न्यूनतम कोटा 50% + 1 नहीं पाता है, तो सिंगल, अगर नहीं पाता है तो द्वितीय चक्र की गणना शुरू होगी। मतलब कि इनके वोटिंग कैसी होती है, मान लो 4 कैंडिडेट हैं, 2022 के जो इलेक्शन हुआ उसमें जो है NDA की तरफ से थी द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जो हैं इस समय, ये पहली कैंडिडेट मान लो है। दूसरे पे हैं जसवंत सिन्हा जो UPA की तरफ से थे,
ठीक है, इनका जो फ्रंट बना है इंडिया, ऐसे पहले यूपीए, तो दो वो हो गया, दो और मान लो कैंडिडेट। तो कोई भी इस तरह वोटिंग करता है इसमें कि पहले जाएगा तो उसका पहला है द्रौपदी मुर्मू, तो उसको करेगा, फिर दूसरा भी उसको करना होगा। चारों मतलब कि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, पहले द्रौपदी मुर्मू को, दूसरा सिन्हा को, उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो पहली बार 1-1 पर सबका जो अपना अपना मतलब वोटिंग किए हैं पहले नंबर पे, उसको काउंट किया जाएगा। अगर वो 50% + 1 नहीं आ रहा है तो दूसरा है उसका भी गणना शुरू किया जाएगा, ठीक है। दूसरा भी उसको ऐड करके फिर डिसाइड किया जाएगा कि कौन जीता है, नहीं होगा तो तीसरा, इस तरह से, ठीक है। ये वैसे वोटिंग नहीं होती जैसे कि हम लोग एमपी और एमएलए के इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री और उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव के चुनाव में वोटिंग करते हैं, ये अलग होता है, सिंगल, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है ये, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा, अब आप इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं चुनाव से संबंधित। तो ये बेसिकली इसमें मैंने बताया कि संसद जो है 1971 का यूज किया जा रहा है, और ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 55 में संशोधन किया गया, और 2026 तक 1971 का ही डाटा यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है एमपी एंड एमएलए, जो इसमें जो पार्ट कर, ये बेसिकली इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इवन जनता डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करती प्रेसिडेंट को, ठीक है, एमपी एमएलए के माध्यम से। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। दूसरा, अदर प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952। तो 52 में एक एक्ट बना था, प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इलेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत ही कुछ प्रोविजन यहाँ से लिए जाते हैं इनके चुनाव कराने के लिए। आगे 70 संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो दिल्ली और पौंडुचेरी को जो है वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको राइट दिया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने के लिए। तो ये पूछ सकता है कि कौन से संशोधन के दौरान, तो 70 संविधान संशोधन के तहत 1992 में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर को जो है अभी हाल फिलहाल में दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। अब कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। 50 सदस्य प्रस्ताव करने वाले हों और 50 अनुमोदित होने चाहिए, अनुमोदित करने वाले, ठीक है। इसके साथ ही कैंडिडेट के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर 1/6 वोट कोई वैध पड़े वोटों का अगर नहीं पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। इलेक्शन कौन कराता है, तो इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति दोनों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल देखते हैं अब हम लोग 56। तो 56 बेसिकली प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल तक के लिए जो है राष्ट्रपति चुना जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 56, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 56(1)(c क्या कहता है। ये कहता है होल्ड द ऑफिस टिल न्यू प्रेसिडेंट विल टेक ओथ। तो आर्टिकल 56 कहता है कि वो अपना पद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता है। यानी कि जब आप देखो कि राष्ट्रपति का जब वो शपथ होता है तो पुराना राष्ट्रपति जो है के सामने नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे, ठीक है, तुरंत, खाली नहीं रहता पद, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 57 कहता है कि एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, राष्ट्रपति जो है वो एलिजिबल है कितनों भी बार बनने के लिए राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो 2 बार चुने गए थे, 1952 में और 1957 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कई बार चुने जा सकते हो, लेकिन यूएस में राष्ट्रपति जो है 2 बार से अधिक नहीं चुने जा सकते, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं फैक्ट्स अबाउट द प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट देते हैं जो आज तक राष्ट्रपति बने भारत में। 18 राष्ट्रपति बन चुके हैं भारत में, ठीक है, उनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो जो सेकंड राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, ये पहला। दूसरा है जो थर्ड राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, और 7वें राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनका अपने कार्यकाल के दौरान डेथ हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना।
चौथे जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ये जो है फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है। पांचवें जो राष्ट्रपति थे एम हिदायतुल्ला, ये पहले सीजीआई थे और राष्ट्रपति का डेथ हुआ तो ये जो है कार्यकारी जो है राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। नौवें राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी थे, जो निर्विरोध चुने गए थे। तो निर्विरोध पूछ लेगा इलेक्शन में कौन, चुनाव में कि पेपर में कि निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए, तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। 10वें राष्ट्रपति जो है थे ज्ञानी जैल सिंह, तो ये बीटो का इस्तेमाल किए थे अपने वो बिल जो था क्या नाम है डाक वगैरह वाला, तो उसमें जो है बीटो का पावर कर दिए थे। 11वें जो राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन, ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। 12 देखते हैं डॉक्टर शंकर दयाल थे, जो वो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए थे, तो ये भी याद रखना। 13वें जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर के.आर. नारायणन, तो ये जो है के.आर. नारायणन ये फर्स्ट दलित राष्ट्रपति बने भारत के, सेकंड दलित रामनाथ कोविंद बने, ठीक है। और इसके साथ ही जो मिसाइल मैन किस राष्ट्रपति को जानते हैं, नाम से जानते हैं, तो हम किसको जानते हैं, अक्सर कोई पेपर में पूछता है तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। 15वां राष्ट्रपति जो थी वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी, उनका नाम था प्रतिभा पाटिल, तो ये भी ध्यान रखना। 18वें राष्ट्रपति जो थे द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, 22 से 27 तक रहेंगी और ये फर्स्ट ट्राइबल वीमेन है, ठीक है, उड़ीसा की। आगे देखते हैं आर्टिकल 58, तो इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बताया गया है। तो राष्ट्रपति की क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो पहली बात वो सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बार ये यहाँ बर्थ नहीं देखा जाता, जबकि यूएस में कोई अगर बर्थ जिसका यूएस क्षेत्र में हुआ है, ठीक है, वही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा ये 35 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। तीसरा एलिजिबिलिटी फॉर द लोकसभा मेंबर्स, वो जो है लोकसभा मेंबर बनने के लिए पात्र होना चाहिए, ठीक है। वो इसके साथ ही वो कोई लाभ के पद पे ना हो, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, मिनिस्टर हो कोई सेंट्रल स्टेट लेवल पर और प्रधान राष्ट्रपति चुने जाएं, तो वो जो है लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो ऑलरेडी जो है मतलब अपने ओथ से पहले वो पद त्याग देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 59 को देखते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो जो है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं होता, ठीक है। तो जो नहीं होगा, ठीक है, बोला है कि नहीं होगा। आर्टिकल 59 बोलता है कि जो राष्ट्रपति है वो जो है ना तो संसद का सदस्य होगा और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होगा, ठीक है। यदि है तो वो ओथ के बाद सदस्य नहीं रहेगा। अगर वो शपथ ले लिया तो वो नहीं रहेगा, ना संसद रहेगा ना विधायक रहेगा, ना सांसद रहेगा ना विधायक रहेगा, ठीक है। अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहे, मतलब राष्ट्रपति के बारे में बता रहा है। आर्टिकल 59(3) कहता है द एमोलूमेंट्स एंड द एलोकेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उनको क्या वो दिए जाएंगे, वेतन और भत्ते क्या दिए जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को। तो ये आर्टिकल 59(3) कहता है, ठीक है, 59(3) कहता है। तो मैं आपको बता दूं जो शेड्यूल 3 है उसमें जो है राष्ट्रपति, गवर्नर, काउंसिल ऑफ राष्ट्रपति, गवर्नर और उपराष्ट्रपति और राज्य के गवर्नर, इन सब की जो है वेतन भत्ते की बात नहीं की गई है किसमें, शेड्यूल 3 में। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति की बात की गई आर्टिकल 59 में, ठीक है। संसद विधि द्वारा नियत करती है कि इनका कितना वेतन होगा, कितना भत्ता होगा। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन एक्ट 2018 में पास किया गया और इनकी सैलरी बढ़ा के 5 लाख रुपए पर मंथ कर दी गई है, ठीक है। ये जो है संचित निधि से दी जाएगी भारत सरकार के, ठीक है। 59(4) कहता है पदवीवधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा। तो ये भी बता रहा है कि जो है जब ये पद पे बने रहेंगे जब तक ये 5 साल, उसके बीच इनकी सैलरी में कट नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 60 देखते हैं कि ये ओथ और अफर्मेशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी, वहाँ पे सैलरी का मैंने बात किया, तो वो सैलरी नहीं, शेड्यूल 3 के तहत ओथ और अफर्मेशन जो है ये आर्टिकल 60 के तहत लेते हैं, जो कि मैंने 59 में गलत बता दिया था। वहाँ पे जो है उनको सैलरी वगैरह शेड्यूल 2 के तहत ही मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ओथ है, शपथ, वो
थर्ड के तहत नहीं मिलता है, ये आर्टिकल 60 के तहत मिलता है। ठीक है, तो यहाँ एक मिस्टेक हो। और इनका शपथ जो है CJI हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, उसके सामने होगा। ठीक है, ये अपने शपथ में बोलेंगे कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा। दूसरा ये बोलेंगे संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। तीसरा ये बोलेंगे भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह इसी प्रकार शपथ लेता है। बाद में चाहे उपराष्ट्रपति शपथ ले चाहे CJI ले, तो ये ऐसा ही शपथ लेंगे। ठीक है, और अगर एग्जाम पूछता है कि कस्टोडियन कौन है संविधान का, तो आपको लगाना है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि पेपर नहीं माना था कस्टोडियन, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि वो कस्टोडियन है। वो बोल रहा है कि विधि का संरक्षण है, संविधान और विधि का संरक्षण करेगा। ठीक है, परिरक्षण करेगा और प्रतिरक्षा करेगा। लेकिन पेपर जो बोर्ड है वो जो है उसी को माना है, सुप्रीम कोर्ट को, तो ये ध्यान रखना। आगे 61 पे चलते हैं। आर्टिकल 61 तो बहुत जाना माना आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किया जाता है। ठीक है, इसका कारण ये होता है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इनका जो अधिकार मिला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार चलने का, अगर ये वायलेट करती हैं तो इनमें जो इनके ऊपर जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीच किया जा सकता है। तो ये संसद द्वारा स्टार्ट किया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं संसद की। ठीक है, इम्पीचमेंट बेसिकली एनी प्रेजेंट हाउस में जो है लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, किसके कितने सदस्यों के द्वारा, तो 1/4 सदस्यों के द्वारा। जैसे कि इसमें अगर 550 हैं तो लगभग 160 सदस्य, 160 क्यों, 125 सदस्य लगभग आने चाहिए। 125 के 130 सदस्य जो है 1/4 जो है किस लोकसभा के या राज्यसभा के, उसे 1/4 कर लो, तो इतने जो है प्रस्ताव लाने चाहिए। ठीक है, और 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी चाहिए राष्ट्रपति को। उसके बाद जब एक सदन में आया, मान लो लोकसभा में आया, तो वहाँ पे 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से पास होना चाहिए बिल। ठीक है, प्रस्ताव पास होना चाहिए। अगर पास हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके जांच करने के बाद अगर वो भी पास कर देता है 2/3 के बहुमत से, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। इसे संसद की अर्ध न्यायिक वो कहते हैं सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 62। तो फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें जो है अगर राष्ट्रपति जो है नहीं है, डेथ हो गए या त्याग दे दिए, तो 6 महीने के अंदर जो है इस पद को भरा जाएगा, ये आर्टिकल 62 कहता है। इसके साथ ही हम अदर अब देखते हैं कि कौन कौन से पावर शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो पहले इसमें जो है हम लोग ऐसे नंबरिंग से पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ज्यूडिशियल ऐसा करके। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिकीय शक्ति इनके पास क्या है, तो आर्टिकल 53 के तहत ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैं। ठीक है, ये भारत के कार्यपालिका संघ के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि उसी के हेड होते हैं। ठीक है, और 53 कहता है कि हेड ऑफ आर्मी भी होते हैं। ठीक है, ये भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो ये भी कार्यपालिकीय शक्ति है। 77 आर्टिकल कहता है कि समस्त कार्यपालिकीय कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे, तो ध्यान रखना। 78 कहता है कि राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और जो है 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति है अपनी कार्य में सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अदर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करते हैं ये। ठीक है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, इसके साथ ही गवर्नर को अपॉइंट करेंगे सभी स्टेट में, इसके साथ ही जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे आर्टिकल 76 to 78, इसके साथ ही कैग को 146 to 48। ठीक है, एंड फिर यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर को। ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को और मेंबर को यही अपॉइंट करेंगे। फिर माइनॉरिटी कमीशन को यही करेंगे, विमेन कमीशन को यही करेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन को करेंगे, SC/ST विमेन कमीशन को करेंगे, OBC कमीशन को करेंगे। यूटीज में जो गवर्नर होते हैं उनको, तथा जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनको, तथा जो यूटीज होते हैं उनके CM को। लाइक दिल्ली में कौन है, तो दिल्ली में
रेखा गुप्ता हैं, इनको कौन अपॉइंट किया है? तो इनको सुप्रीम को वो प्रेसिडेंट किए हैं, उनके बिहाफ पर कोई जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह के सामने वो शपथ ले होंगी, लेकिन वो जो है राष्ट्रपति बोला जाएगा। ऐसे पुदुचेरी में बोला जाएगा, ऐसे जम्मू कश्मीर में बोला जाएगा, ठीक है। चौथा है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, ये स्टेट लैंग्वेज कमीशन को गठन करेंगे, और ये जो है अंतर्राज्यीय परिषद का भी आर्टिकल 263 के तहत ये जो है गठन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी विधायिका शक्ति क्या है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट में जो है ये पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बना होता है, लेकिन ये मेंबर किसी सदस्य के नहीं होते, जबकि ये पार्ट होते हैं राष्ट्रपति जो है संसद के, ठीक है। दूसरा, अधिवेशन बुलाने एवं सत्र अवसान करने का इनके पास अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 85 के तहत ये 6 महीने के अंदर बैठक बुलाएंगे, सत्र बुलाएंगे, ठीक है, दोनों सदनों की, और ये 1 वर्ष में कम से कम 2 बार इन्हें बुलाना होगा, ठीक है। तीसरा है, आम चुनाव के बाद तथा हर साल जो है जब बजट सत्र होता है, दोनों सदन को संयुक्त संबोधित करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 87 के तहत। आर्टिकल 86 कहता है कि संसद में संदेश भेजने का अधिकार है इनको, आर्टिकल 86 के अनुसार। तो ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। फिर आर्टिकल 80 कहता है कि ये जो है 12 सदस्यों को नियुक्त करेंगे राज्यसभा में, ठीक है, उनके साहित्य, कला और कुछ और जो उनकी वो दी गई एलिजिबिलिटी उसके तहत जो है उनको राज्यसभा के मेंबर नियुक्त करेंगे, ठीक है। और देखते हैं इनको लेजिस्लेटिव पावर क्या है। तो बेसिकली इनको वीटो पावर दिया गया है आर्टिकल 111 के तहत, ठीक है, जो कि मनी बिल पे यानी कि धन विधेयक पर और जो है संविधान संशोधन बिल पे लागू नहीं होगा। इसके बाद ही आर्टिकल 200 में इनको पावर दिया गया कि स्टेट के बिल जो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए जो है रखता है, उस पर ये जो है अपना पावर इस्तेमाल करेंगे और उसको जो है भेज भी सकते हैं फिर रिक्रिएशन के लिए, या नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इनके पास पावर है, ना भेजने का भी इनके पास पावर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। फिर आगे देखते हैं रिक्वायर प्रायर परमिशन। तो जो है कुछ बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए होती है। तो जैसे कि आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। उसके बाद ये आर्टिकल 3 में अगर स्टेट का कोई फॉर्मेशन कर रहे हो या उसके बॉर्डर में चेंज कर रहे हो या उसका नाम बदल रहे हो, तो जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी। इसके साथ ही आर्टिकल 117 में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे पैसे निकालने के लिए जो है इनसे पहले अनुमति लेनी होगी, ठीक है, ऐसे बिल लाने के लिए। लैंड एक्विजिशन बिल अगर आ रहा है तो भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। फिर आर्टिकल 123 के तहत इन्हें ऑर्डिनेंस लाने यानी कि अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया है। तो अध्यादेश अगर कोई सदन, दोनों सदन या उनमें से कोई एक नहीं चल रहा है तो ये अध्यादेश लाए जा सकते हैं, लेकिन जब आए तो उसके 6 जब संसद शुरू हो तो उसके 6 सप्ताह के पास अंदर उसको पास करना होता है, ठीक है, नहीं तो 6 महीने के बाद डेथ हो जाएगा, उसका डेड हो जाएगा। आगे देखते हैं इनको जो है मेनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, कैग का रिपोर्ट, लैंग्वेज कमीशन का, यूपीएससी का आदि, ठीक है। इसके साथ ही इन्हें कुछ ज्यूडिशरी पावर दिया गया है राष्ट्रपति को, जैसे कि आर्टिकल 72 के तहत पार्डन पावर, ठीक है, जो कि किसकी एडवाइस पर होगा, तो ये बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत होगा। आर्टिकल 72 के तहत इन्हें क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, क्योंकि भारत का फर्स्ट सिटीजन है और इन्हें जो है सर्वोच्च पद मिला हुआ है, इसलिए क्षमा भी कर सकते हैं। ये किसी भी डिसीजन को जो है क्षमा कर सकते हैं, जैसे कि वो सेना का डिसीजन हो, सेना न्यायालय का, या आर्मी कोर्ट ऑफ का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, या मृत्यु दंड का केस हो या सजा हो, तो भी ये माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको 5 प्रकार के जो क्षमादान करने की शक्ति दी गई, उसमें है 1 क्षमा, दूसरा प्रतिलंबन, प्रतिहार, विराम और लघुकरण। तो पहला देखते हैं क्षमा, पार्डन्स में इन्हें दंड की पूर्णता मुक्त से है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल सजा हुआ है तो उसको पूर्णता मुक्ति कर देंगे, इसे बोलते हैं क्षमा।
प्रविलंबन जो है मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर देंगे। मान लो किसी को मृत्यु सजा हुई है, ठीक है, डेथ पेनल्टी, तो उसको जो है अस्थायी रूप से निलंबित कर देंगे। तीसरा परिहार, इसमें दंड की मात्रा में कमी करेंगे। मान लो किसी को सजा हुई है 20 साल की, तो उसे घटाकर 10 साल कर देंगे। चौथा, इसमें लघुकरण है, तो इसमें बेसिकली दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम करेंगे। ठीक है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन, जैसे कि 2 वर्ष का कठोर कारावास था तो उसको 1 साल का सामान्य कारावास कर देंगे। ठीक है, इसके बाद पांचवा है विराम। तो विराम बेसिकली विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है, जैसे कि इसमें कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वीमेन या डिसेबल पर्सन है, तो जो है उसको जो है क्षमा कम करने, तो उसको डेथ पेनाल्टी है अगर, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विराम बेसिकली ध्यान रखना एक इसके लिए प्रेग्नेंट वीमेन है जो डिसेबल पर्सन है। ठीक है, इस तरह, और इसके साथ ही जो हमने बताया कि ये जो है अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि इन्हें कुछ और पावर, जैसे कि फाइनेंशियल पावर दिया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के आय एवं व्यय का विवरण आर्टिकल 112 के तहत बजट प्रस्तुत करेंगे संसद में। ठीक है, इसके साथ ही प्रायर अप्रूवल सेट इन लोकसभा, जैसे हाँ, तो मैंने बताया कि कुछ बिल जो है इनसे पूर्वानुमति लेनी होगी, जैसे कि मनी बिल, फाइनेंस बिल और डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसके साथ ही कंटीजेंसी फंड से पैसे निकालने के लिए इनकी पूर्वानुमति लेनी होगी। इसके साथ ही फाइनेंस कमीशन जो है अपॉइंट करेंगे आर्टिकल 280 के तहत। इसके साथ इन्हें डिप्लोमेटिक पावर्स दिया गया है, जैसे कि ये अपॉइंट करेंगे सभी देशों में एम्बेसडर। ठीक है, इसके साथ ही जो फॉरेन ट्रीटी होगी वहाँ पे जो है इन्हीं के नाम पे ट्रीटी होगी। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत सरकार में राष्ट्रपति जो है उसके नाम पे। फिर आगे इमरजेंसी पावर दिया गया है इन्हें। ठीक है, जैसे इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352 के तहत जो है डिक्लेयर इमरजेंसी में जो है ये लिखित आधार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है इनको, लिखित कि आप इमरजेंसी लगा दो तो ये लगा देंगे। लिखित, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में लिखित किया गया, नहीं तो पहले जो है को बोल के प्रधानमंत्री बोल के इमरजेंसी लगा दिए थे 1975 में। इसके बाद जो है रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, तो ये 3 केसेस में वार, एक्सटर्नल अटैक एंड आर्म्ड रिवोल्ट अगर होता है तो ये जो है इमरजेंसी होगा। और इस इमरजेंसी को बेसिकली 1 मंथ के अंदर संसद से जो है पारित होना होगा, और संसद जब पारित करेगा तो नेक्स्ट 6 मंथ तक ये लागू रहेगा। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर जो है बढ़ाना होगा संसद से। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक नेशनल इमरजेंसी बढ़ाया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। ये अभी तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगे हैं। कब कब? एक 1962 में लगे, 1971 में लगे, 1975 में लगे। आगे देखते हैं, तो इन्हें कुछ और अधिकार, जैसे प्रेसिडेंशियल रूल में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो ये आर्टिकल 56 के तहत, ठीक है, पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर जो है इसको बढ़ाने के लिए कार्य करेगा, तो 6 महीने तक बढ़ेगा। और ऐसे 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, तो ध्यान रखना उसकी लिमिट है, जबकि इमरजेंसी पावर में लिमिट नहीं है। आगे फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत जो है भी इन्हें वो लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और इसे 2 महीने के अंदर जो है संसद से अनुमति लेनी होगी, फिर ये आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगा हुआ। तो ये रहा राष्ट्रपति। आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा ये, और अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने यार दोस्तों शेयर करें, जिससे कि मेरी ये जो कोशिश है उसको थोड़ा सा बल मिले। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।